नेहा के मायके में पापड़ सिर्फ खाने का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक परंपरा थी, एक आदत थी और सबसे बढ़कर एक अनकही खुशी थी। जब भी खाने की थाली लगती, पापड़ उसकी शान बढ़ाने के लिए तैयार रहता। कभी तला हुआ, कभी भुना हुआ, कभी मसालेदार अचार के साथ चटपटा स्वाद बढ़ाता हुआ। पर शादी के बाद नेहा ने अपने ससुराल में ना ही पापड़ का जिक्र सुना, ना ही उसकी तारीफ। सुबह सुबह रसोई में आलू के पराठों के लिए कुकर में आलू डालकर गैस पर चढ़ाती हुई नेहा फोन पर अपनी माँ से बातें कर रही थी। क्या करूंगी मम्मी, शादी के बाद करने के लिए बचाई क्या है मेरे पास। आग कुकर की सीटी से खुलती है और मिक्सर ग्राइंडर की आवाज सुनकर बंद होती है। सब्जियां काटते काटते उंगलियों पर निशान हो गए मेरे। हाय मेरी बच्ची, शादी से पहले तेरी सास से मिलकर ऐसा जरा भी नहीं लगा था कि वो इतनी बड़ी हिटलर निकलेगी। पर बात वो भी है ना बेटा कि शादी के बाद सब बदल जाते हैं। वरुण जी भी बदल गए क्या? उन्हें तो बोलना चाहिए अपनी माँ से कि तुझसे इतना काम ना करवाए। खाक बोलेगा मम्मी, शादी के पहले सभी अच्छे बनते हैं, सभी यही कहते हैं तुम घर तो आओ बाबू, मैं कुक रख लूंगा। और शादी होते ही सभी के असली चेहरे सामने आ जाते हैं। फिर बीवी को कौन पूछे। शादी के बाद खाने के आगे किसी को कुछ नहीं दिखता। और वो माँ बहनें जिनसे शादी के पहले सीधे मुंह बातें नहीं होती थी, शादी के बाद तो वो बहुत प्यारी प्यारी हो जाती है। कुछ नहीं किया जा सकता मम्मी, कुछ नहीं। खैर तुम अभी फोन रखो, बहुत काम बाकी। एक बार इन सबके पेट में नाश्ता ठूस दूं, उसके बाद फोन मिलाती हूँ तुम्हें। आलू उबालने के बाद नेहा प्याज काटना शुरू करती है और इसी में उसकी उंगलियों का बचा हुआ आखिरी नाखून भी कट जाता है। उई माँ, हे भगवान, एक आखिरी नाखून बाकी था, उसकी भी आहुति लग गई इस खाने के पीछे। नेहा की आंखों से आंसू तो प्याज के कारण आ रहे थे, पर अगर प्याज ना भी होता तो एक दो आंसू तो नेहा आज अपनी आंखों से टपका ही देती। इस बात से वो लड़कियां कनेक्ट कर सकती है जो बड़ी मेहनत से अपने नाखूनों को बढ़ाती हैं। खाने के पीछे उन्हें नाखूनों को काटना पड़ता है या फिर वो खुद ब खुद कट जाते हैं। प्याज काटने के बाद नेहा पराठे में स्टफ करने के लिए मसाला तैयार करती है। मगर इन पराठों को बिना लहसुन की चटनी के परोस दिया तो फिर कोई ना कोई खाने में कमी निकाल देगा, और ये इतनी मेहनत के बाद किसी की दो बोली मुझसे बर्दाश्त नहीं होने वाली। बाहर कोई मुझे कुछ बोले और मैं गर्मा गर्म पराठा उसके मुंह पर मारूं, इससे अच्छा कि 10 मिनट और मेहनत करके चटनी भी बना लेती हूँ। नेहा लहसुन की चटनी बनाती है और गर्मा गर्म पराठे सेकना शुरू करती है। ऐसे तैयार हो जाता है नाश्ता। नेहा नाश्ता बनाकर बाहर अपने ससुराल वालों को परोसती है। धीरे धीरे हाथों में टेस्ट आने लगा है तुम्हारे नेहा। गुड जॉब, कीप इट अप। मारूंगी ना एक थप्पड़। एक तो बेचारी पसीने से लथपथ रसोई से आकर खड़ी हुई है और तू फिर उसे छेड़ने लगा। खड़ी मत रह बहू, तू भी साथ में ही बैठ जा। नहीं नहीं मम्मी जी, काम करने के तुरंत बाद मुझसे खाना नहीं खाया जाता, मैं बाद में आराम से खा लूंगी, पहले आप सब खा लीजिए। वैसे पराठे ठीक तो बनाए ना? हाँ भाभी, ठीक ही बने हैं। यही अगर बाहर से मैंने कॉम्बो मंगवाया होता ना भाभी, तो पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज साथ में जरूर आती है। वो कॉम्बो खाने की आदत हो गई है ना। आप तो जानती है कि मैं बाहर पड़ी हूँ, तब कहाँ फुर्सत थी इस तरह खाना बनाने की, या पास में था ही कौन खाना देने के लिए। तब तो ऑर्डर करके ही गुजारा करना पड़ता था। इसीलिए ना पराठों के साथ एक्स्ट्रा स्नैक्स खाने की आदत हो गई है मुझे। अगली बार स्नैक्स भी बना देना बहू, ठीक है ना। और तुम निधि, जब भी कोई खाना बना कर दे तो तारीफ किया करो, ऐसे नुक्स मत निकाला करो। इस तरह बड़ी चालाकी से घर के 2 मेंबर खाने की बुराई कर देते हैं और उषा बात संभाल भी लेती है। नाश्ते के बाद सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। सभी का नाश्ता निपटने के बाद नेहा जैसे ही अपने खाने की प्लेट लेकर बैठती है, उषा कहती है, मैं क्या कह रही थी बहू, दोपहर में ना सब्जियों वाला पुलाव बना देना और एक रोल भी रख लेना। वो क्या है ना, सुबह वरुण ने तेरे मुंह पर बोला नहीं, पर उसे ना वेस्टर्न खाना खाए बिना तृप्ति नहीं होते। मतलब कि मेन खाना तो बनाना ही है, साथ में दीदी के लिए अलग से स्नैक्स और वरुण के लिए अलग से रोल। अच्छा अच्छा। नेहा को तो अभी तक नाश्ता नसीब भी नहीं हुआ था कि दोपहर के खाने का मेनू उसके सामने परोस दिया गया। अपने खाने की प्लेट लेकर नेहा कमरे में चली जाती है और अपनी माँ को फोन लगाती है। खाना तक नसीब नहीं हो पाता मम्मी इस घर में मुझे। शादी के पहले ढंग से पूछताछ तो करनी चाहिए थी। अगर मुझे पता होता ना ये लोग ऐसे हैं तो मैं कभी शादी नहीं करती। ये सब ना बेटा तेरे बाप की गलती है। देख रहे हैं कैसे 2-2 मिनट में बेचारी मेरी बच्ची फोन कर रही है। परेशान करके रख दिया इसके ससुराल वालों ने इसे। अगर उस वक्त आपने ठीक से जांच पड़ताल की होती तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती मेरी नेहा को। और नहीं तो क्या मम्मी, मेरा बचा हुआ एक नाखून भी आज टूट गया, बताओ। हाय, हमारे घर में तुम्हारे ही नाखून तो मजबूत और खूबसूरत थे दीदी, बताओ वो भी टूट गए।
बाप रे बाप, पता नहीं वहाँ क्या होता होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारी हालत देखकर मेरा तो शादी से मन उतरता जा रहा है। अगर लड़की को देखने के लिए तुम गई होती ना मम्मी, तो ये सब नहीं होता। और मनीषा नेहा को होल्ड पर रखकर वहीं अपने पति से लड़ने लगती है। अरे यार मम्मी, कलेश छोड़ो ना पापा से, तुम पूरा दिन लड़ सकती हो, अभी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो। पुलाव बनाओ तो अलग से सब्जियां काटनी पड़ती है, पराठे बनाओ तो आलू उबालने को हो जाते हैं, पकोड़े बनाने हुए तो मसाला बनाओ और फिर उसके लिए भी आलू उबालो। अरे यार, मतलब एक काम के लिए 10 काम करो। परेशान हो जाती हूँ मैं, कोई और रास्ता नहीं हो सकता क्या मम्मी? हमारे घर पर तो कितना अच्छा था, तुम पापड़ की चूरी बनाकर साथ में रोटी परोस देती थी। कितनी बार झट से बनने वाली पापड़ की सब्जी बना देती थी, झमेला ही नहीं था। तो तुम्हें किसने झमेला पालने को बोला है? तुम भी पापड़ का इस्तेमाल करना शुरू कर दो दीदी। जूही की ये कहने की देर थी कि नेहा के दिमाग में आ जाता है आइडिया। पुलाव खाना है ना मम्मी जी को, 10 तरह की सब्जियां काटकर। अब खुद को थकाने वाली नहीं हूं मैं, ना ही रोल के अंदर 10 तरह की सब्जियां भरने वाली हूं। आज मैं करूंगी कारनामा। नेहा एक तरफ चावल उबालने रख देती है, दूसरी तरफ 10-15 पापड़ फ्राई करके रख देती है। चावल को उबालने के बाद एक कढ़ाई में हरी मिर्च, जीरा, कड़ी पत्ता और 2-4 मसाले डालकर नेहा चावल को फ्राई कर लेती है और फिर पुलाव के ऊपर फ्राई किए हुए कुरकुरे पापड़ को चूर कर स्प्रिंकल कर देती है। कितना आसान था बनाना मेरा पापड़ पुलाव। पर सिर्फ इससे काम तो नहीं चलेगा। हाँ, पतिदेव की रोल की फरमाइश भी तो है। अब रोल के लिए मैदा कौन गूथे? पापड़ तो है ही, आज रोल भी बनेगा पापड़ से। नेहा एक कच्चे पापड़ को जरा गीला करती है, फिर नाश्ते के बचे हुए आलू के मसाले और लहसुन की चटनी को पापड़ के ऊपर स्प्रेड करती है। फिर बारीक कटे टमाटर और हरी मिर्च को डालकर कुछ मसाले छिड़क कर एक रोल तैयार कर लेती है। बस हो गया, अब इसे तवे पर सेक लूंगी और रोल तैयार हो जाएगा। बाकी दीदी के लिए पापड़ का चाट बना देती हूँ, हो गया स्नैक तैयार। हर रोज दोपहर का खाना जो बनते बनते 2-2.5 घंटे हो जाते थे, आज तो आधे घंटे के अंदर ही बनकर तैयार हो जाता है। टाइम से पहले ही आज नेहा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना बहू? दोपहर का खाना जो हमें शाम के 4 बजे मिलता था, आज तो ठीक 2:30 बजे बनकर तैयार हो गया। ऐसा कैसे? आप लोगों को बिना शांति नहीं है, बेकार में ही मेरी बहू को परेशान करते हैं। अरे भाई, सीखते सीखते कभी तो सीखेगा ना इंसान। अब सीख गई है समय पर काम करना। अच्छा क्या बहू जो वक्त पर खाने का काम कंप्लीट कर दिया, वरना नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच में इतने घंटों का गैप हो जाता था, पेट में ना गैस हो जाती थी। अब जल्दी से बैठिए और खाना खाइए और तारीफ कीजिए, तब जाकर मेरी टेंशन खत्म होगी। पापड़ का इस्तेमाल करके नेहा ने खाना तो बना दिया था, पर उसके मन में अभी भी डाउट था, क्योंकि उसके ससुराल वालों ने ऐसा कुछ पहले कभी खाया नहीं था। एक एक कर सभी खाना टेस्ट करना शुरू करते हैं। ये क्या रोल बनाया तुमने नेहा? क्यों, क्या हुआ वरुण? ये शक्लें क्यों बना रहे हो? अच्छा नहीं है क्या? हाँ जरूर ना, टमाटर ज्यादा पिंपले हो गए होंगे, मुझे लग ही रहा था। अभी मैं जाकर दूसरा बनाकर लाती हूँ। अब टमाटर का फॉल्ट था या उसकी खासियत, ये तो नहीं पता। उसके चक्कर में ये रोल जबरदस्त बन गया है। चलो फाइनली खाने के साथ काम करना सीख गई तुम। और ये पापड़ चाट तो पेरी पेरी फ्रेंच फ्राई से भी टेस्टी बना दी भाभी, अपने कसम से मान गई मैं आपको। वैसे पुलाव जरा अलग नहीं लग रहा उषा जी? अलग भी है और स्वादिष्ट भी है, वरना हमेशा एक ही स्वाद का खाना खा खाकर मेरा तो मन पुलाव से हट गया था। वो तो आपका मन था, इसलिए मैंने बहू को पुलाव बनाने को बोल दिया था। बहुत अच्छा किया बहू, जो तूने दूसरे तरीके से पुलाव बना लिया। वैसे क्या डाला है तूने इसमें? वो क्या है ना मम्मी जी, शादी के पहले तो वरुण मुझे कहते थे कि शादी के बाद वो घर पर कुक लगा लेंगे, पर जब मैं यहाँ आई तो आपने पैसों का हवाला देकर कुक के प्लान को कैंसिल कर दिया। तब मुझे समझ में आया कि घर में पैसों को लेकर चलना कितना इम्पोर्टेंट है। पुलाव में बेकार में 10 तरह की सब्जियां आ जाती, और सब्जियां महंगी कितनी हो रखी है, इसीलिए मैंने सब्जी का सब्स्टिट्यूट निकाला है। तो ये पुलाव सिर्फ स्वादिष्ट नहीं, सस्ता भी है। ये सुनकर तो सब और खुश हो जाते हैं और खाने की जमकर तारीफ करते हैं, जिससे नेहा का टेंशन सॉल्व हो जाता है। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। नेहा के ससुराल वालों के साथ अब क्या होने वाला था ये वो खुद भी नहीं जानते थे। अगली सुबह नेहा को जगाते हुए वरुण कहता है, अरे मैडम 7:30 बज गए हैं, 9 बजे तक तो नाश्ता तैयार करना है।
और तुम्हें नई नई तो भी 2 से 2.5 घंटे नाश्ता बनाने में लगती हैं। कब उठकर नहाओगी, पूजा करोगी, घर वालों को चाय दोगी। चीजों को लेकर ना टेंशन बहुत लेते हो तुम वरुण। ये टेंशन शादी के पहले भी ली होती तो बीवी को लाऊंगा तो उसके लिए क्या क्या अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। शायद घर का इतना प्रेशर मुझ पर नहीं आता। मेरा मतलब है कि टेंशन मतलब वरुण, मुझे पता है घर वालों को 9 बजे तक नाश्ता चाहिए, दे दूंगी मैं। ये कहकर नेहा आधे घंटे के लिए और सो जाती है, फिर उठकर सभी के लिए चाय बनाती है। वरुण को अभी भी लग रहा है कि मैं आलू उबालकर, मसाला बनाकर इतनी मेहनत करने जाऊंगी। नहीं वरुण, जब यहाँ कोई मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहा तो मैं एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करूं। नेहा आटा गूंथती है और एक रोटी बेलती है, फिर पापड़ सेक कर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेती है और उन टुकड़ों को बेली हुई रोटियों के ऊपर स्प्रेड कर देती है। फिर नमक, मसाले, धनिया पत्ता, जरा सा तेल डालकर रोटी को 4 भागों में फोल्ड करने के बाद फिर से बेलती है और तवे पर अच्छी तरह सेक देती है और ऐसे बन जाता है नेहा का पापड़ पराठा। इस पराठे के साथ किसी को चटनी मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर किसी ने मांग ली फिर तो तेज तो हो ही गई हूं मैं। बस अब दीदी के लिए पापड़ की सैंडविच बना लूं और नाश्ते में सभी के लिए पापड़ पराठा और अपनी ननद के लिए पापड़ की सैंडविच बनाकर नेहा बाहर टेबल पर सर्व करती है। ये कैसा पराठा बनाया तुमने? आलू तो दिख नहीं रहा इसमें। वही तो बेटा, बस धनिया की पत्ती दिख रही है। धनिया के पराठे बना दिए क्या बहू तुमने? फिर शुरू हो गया आप दोनों। खाना परोसा है ना बहू ने, खाइए। कमी लगेगी फिर बहू है ना सामने, दूसरा बनाकर दे देगी। है ना पराठा? और पराठे सेक कर जरूर दे दूंगी मम्मी जी, पर फिर से नए स्टफिंग के साथ पराठा नहीं बना पाऊंगी। मैं भी इंसान हूं और अगर चुप रही तो इस तरह खाने का प्रेशर मुझ पर बढ़ता ही रहेगा। और वैसे भी आलू उबलते हैं तो गैस लगती है और आलू के पैसे भी तो लगते हैं, है ना मम्मी जी? खैर मैं भी क्या ये सब बोलने लगी। आप तो मेरी माँ समान है, आप तो मेरी प्रॉब्लम समझ ही रही होंगी। खाकर देखिए ना पराठा, कोई कमी लगे तो बताइए। और आज नेहा अपनी सास की बोली उसे ही बोलकर अपने मन की भड़ास निकाल देती है। सभी पराठे खाते हैं और उन्हें पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। रोज नई नई डिशेस ट्राई करिए भाभी आप। ये पापड़ की सैंडविच ना काफी सॉलिड है। इस तरह नेहा खुद ही अपने काम के प्रेशर को कम करने के लिए कभी पापड़ की सब्जी बना देती, कभी पापड़ सूप, कभी कुचुम्बर पापड़। इसी तरह दिन बीत रहे थे। आज निधि की कुछ सहेलियां घर पर आने वाली थी। यहाँ वहां डोलती निधि अपनी माँ के कमरे में जाती है और अपनी माँ से कहती है, आज शाम को मेरी सहेलियां घर पर आने वाली है मम्मी। अब रेस्टोरेंट से मंगाकर खिलाऊंगी तो कितना खर्चा लग जाएगा। भाभी से कहकर चाय नाश्ते का अरेंजमेंट करवा दो ना। अरे बेटा तू क्यों फिक्र करती है, नाश्ता तो बनाना ही होगा उसे। रसोई का काम ही कितना होता है, और तेरी 7-8 सहेलियां वैसे भी कितना खा लेगी। मैं अब भी जाकर नेहा को शाम के खाने की तैयारी करने को कह देती हूँ। और अच्छा का चोगा ओढ़े उषा रसोई में जाती है और नेहा को कहती है, आजकल तू तो काम चोरी ही सीख गई है बहू। हाँ, मेरा मतलब है तू अपना काम खुद ही कर लेती है, ऊपर से इतनी जल्दी खाना भी बना लेती है। तो 8-10 लड़कियों का खाना बनाने में कितना ही वक्त जाएगा तेरा। आज शाम को ना निधि की कुछ सहेलियां घर पर आने वाली है, उनके लिए चाय नाश्ते की तैयारी कर लेना। इसी बहाने तुझे अपना टैलेंट दिखाने का मौका भी मिल जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, इस घर में आए दिन मेहमान आते ही रहते हैं और सभी का खाना बनाने की जिम्मेदारी तो मेरे ही सर पर है, क्योंकि बाहर से खाना आएगा तो पैसे जाएंगे। सब हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। नाश्ते का कह दिया मम्मी तुमने, शाम का नाश्ता नहीं मतलब प्रॉपर खाना होना चाहिए भाभी, समझ रही है ना आप? प्रॉपर खाना कहा था निधि ने, तो नेहा प्रॉपर खाने की तैयारी में लग जाती है और निधि की सहेलियों के लिए नेहा बनाती है पापड़ की खिचड़ी। कुकर में दाल, चावल, पापड़ और कुछ मसाले डालकर नेहा सीटी लगा देती है। फिर एक तरफ 15-20 पापड़ को सेक कर रख लेती है। कुछ पापड़ों को वो तोड़कर उनमें कच्ची सब्जियां डालकर एक ड्राई स्नैक की तरह तैयार कर लेती है। कुछ पापड़ों को पानी में डालकर सूप तैयार कर लेती है और कुछ पापड़ों को इसी तरह साबुत छोड़ देती है। इससे अच्छा तो मेन कोर्स और स्टार्टर हो ही नहीं सकता था। कुछ देर बाद निधि की सहेलियां घर पहुंचती है। भूख लग रही होगी ना तुम सबको, मेन कोर्स और स्टार्टर साथ में ही मंगवा लूं क्या? सब कुछ तैयार है ना भाभी? जरा खाना ले आओ तो। पेट भरकर खाना सभी, और घर भी पैक करके ले जा सकती हो। सच में निधि, जैसा स्वागत तेरे घर पर होता है वैसा किसी के घर पर नहीं होता। निधि को तो सिर्फ जुबान चलानी होती थी,
मेहनत तो नेहा की बढ़ जाती थी, इसलिए उसने आज ऐसा खाना तैयार किया था। मेन कोर्स और स्टार्टर देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ये क्या मजाक है निधि, तू हमें घर पर बुलाकर पापड़ की खिचड़ी खिलाएगी? और ये इसे तो स्टार्टर कहती है, पापड़ का सूप पियेंगे हम स्टार्टर में? मुझे लगा था मंचाओ सूप या टमाटो सूप होगा। बड़ा कह रही थी पैक करके घर ले जाना, इस पापड़ को क्या पैक करें हम? ये सब क्या है भाभी? ये क्या बनाया आपने? काम नहीं करना था तो बोल देती। इससे पहले कि नेहा अपने पक्ष में कुछ कहती, निधि की सहेली रेणुका कहती है, वो तो तुम्हारे खुद की समझ की बात है ना निधि। जब भी हमारे मिलने का प्लान होता है, हम में से किसी की माएं एक साथ इतने सारे लोगों के नाश्ते को बनाने के लिए तैयार नहीं होती, और हम खुद इतनी मेहनत करना नहीं चाहते, इसीलिए रेस्टोरेंट में मिलते हैं। पर तुम बेशर्मों की तरह हर बार सभी को अपने घर पर बुला लेती हो और काम अपनी भाभी के सर मर देती हो। कभी भाभी पिज्जा बना दीजिए, कभी फ्रेंच फ्राइज, कभी आलू के पकोड़े, कभी फ्राइड राइस, मंचूरियन। इतने के बाद भी तुम्हारी भाभी ने हमारे सामने कुछ तो परोसा है। इसकी जगह अगर मेरी भाभी होती ना, तो एक उल्टे हाथ की ऐसी देती कि ननद ठीक होती ही ससुराल वालों के होश भी ठिकाने लग जाते। रेणुका की बातें सुनकर सभी हक्के बक्के रह जाते हैं, खास करके उषा। सॉरी भाभी, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। रेणुका की बात बिल्कुल सही है। हम भी ना बेशर्मों की तरह मुंह उठाए आ गए और खाने की फरमाइश भी कर देते हैं। और ये प्रीति तो खाना पैक करके भी ले जाती है। उम्र में हमसे 3 से 4 साल ही बड़ी हैं आप। किसी एक पर्सन पर इतना प्रेशर डालना गलत है। आई एम सॉरी। सिर्फ हमारे और तुम्हारे समझने की बात नहीं है ये निधि, ये आपको भी समझना चाहिए आंटी जी। निधि ने बताया था मुझे कि आजकल कैसे भाभी बार बार पापड़ों का इस्तेमाल कर रही है खाना बनाने में। मुझे तो लगा था इतने प्रेशर के बाद वो डायरेक्ट खाना बनाना बंद कर देंगी, पर उन्होंने फिर भी सब्स्टिट्यूट ढूंढा और आप लोगों की प्लेट में परोसा खाना। खुद भी इनिशिएटिव लीजिए और अपनी बहू के काम में हाथ बटाइए आंटी जी, वरना जिस दिन सहते सहते ये चिड़िया बाज बन गई ना, फिर दिक्कत होनी है। रेणुका की बात उषा के दिमाग में ऐसी जाती है कि उषा के साथ साथ नेहा के सारे ससुराल वाले लाइन पर आ जाते हैं और अगली सुबह से निधि और उषा नेहा के कामों में हाथ बटाने लगते हैं और वरुण और महेश बेकार की फरमाइशें करनी छोड़ देते हैं। पूरी रात का ससुराल। रात में उल्लू जगते हैं, हमने ऐसा सुना है और देखा भी है, लेकिन यहाँ तो इंसान भी पूरी रात जागते उल्लुओं की तरह ही है। सुषमा, जो कि किसी उल्लू से कम नहीं है, बेचारी बहुओं का क्या होगा पता नहीं है। उनकी हालत तो जैसे गई भैंस पानी में। बड़ी बहू, निमकी बनाकर रख देना, मुझे रात में टीवी देखते हुए कुछ खाने की आदत है। निमकी बहुत दिन हो गए खाए। ठीक है, बना दूंगी मम्मी जी टाइम मिलते ही। लेकिन मम्मी जी, इतनी रात को टीवी देखना कोई अच्छी बात है क्या? जो सीरियल आप रात को देखती है ना, उसका रिपीट टेलीकास्ट दिन में देख लीजिए। बहू, रात में मुझे टीवी देखने में मजा आता है, कोई शोरगुल नहीं, वरना दिन में कितनी आवाजें होती है, कोई मुझे अच्छे से देखने भी नहीं देता। मम्मी जी, आप अपने कमरे में देखती है तो किसी को आने मत दीजिए वहां। अरे ये सब छोड़ो, कौन सा मुझे कुछ करना है जो मैं रात या दिन का सोचूं। तू ना निमकी के साथ चूड़े भी तल देना, मुझे पसंद है बहुत चूड़े। उसमें दाल, मिक्सचर और मूढ़ी मिलाकर, आहा हा क्या स्वाद है। ठीक है मम्मी जी, बना दूंगी। तभी आंचल रसोई में आकर नंदिता से कहती है, भाभी इन सब ड्रामों से डिस्टर्ब होता है मुझे। मम्मी जी को रात में जगने की आदत हो गई है, बच्चे भी वही सीखेंगे देखकर। मुझे सब पता है बाबा, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो मम्मी जी की बातों में आ जाऊंगी। आंचल और नंदिता मिलकर सुषमा के लिए रात का जुगाड़ बनाने लगती है। भाभी, ये लोग दुकान से आते ही होंगे, आप ये सब करो, मैं खाना बना लेती हूँ। ठीक है आंचल। आंचल दोपहर का खाना तैयार करती है। इतने में ही घर के सभी मर्द खाने पर आ जाते हैं। अरे थोड़ा जल्दी खाना लगाना। हाँ हाँ, बस लगा रही हूँ, हाथ खाली नहीं है। आंचल तुम ही लगा दो फिर, मुझे और भैया को निकलना है जरूरी काम से। नंदिता और आंचल झट से सबको खाना लगा देती है। उज्जवल कहता है, अगले हफ्ते हमारी नई दुकान का ओपनिंग है, अग्रवाल स्नैक्स एंड फूड कॉर्नर। क्या क्या रखोगे बेटा दुकान में? वैसे तो सब है अभी माँ, पिज्जा, बर्गर, चाय, लेज, कुरकुरे, आइसक्रीम, चाय, कॉफी, सारे स्नैक्स। वाह गोलू भैया, हम भी चलेंगे। मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। पसंद है तो क्या हुआ, खाना नहीं है समझे? मम्मी, चाची देखो ना, डांट रही है। नहीं बेटा, चाची डांट नहीं रही है, वो तुझे सही समझा रही है। वो सब बेचने के लिए है। अगर हम ही खा लेंगे तो दुकान में बेचेंगे क्या? ओपनिंग वाले दिन जिसको जो खाना होगा वो खाएगा, कोई मनाही नहीं।
गोलू, मैं और नानू सुबह पहले ही चलेंगे, क्यों गोलू? और सुबह से हम तीनों का खाना उस दिन का मत बनाना बहू। हाँ दादी, मजा करेंगे हम। नंदिता और आंचल दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। सब खा पी लेते हैं। उज्जवल और अमन ओम को दुकान पर छोड़ देते हैं और खुद नई दुकान के काम से निकल जाते हैं। इधर आंचल नंदिता से कहती है, मम्मी जी किसी बच्चे से कम नहीं है, नानू और गोलू के साथ खुद बच्ची बन गई है। अरे ठीक है ना, इसी बहाने बच्चों को भी कंपनी मिल जाती है। इसी तरह हफ्ता बीत जाता है और अग्रवाल स्नैक एंड फूड कॉर्नर की ओपनिंग हो जाती है। नानू, गोलू और सुषमा दुकान पर सुबह पहले ही पहुंच जाते हैं। घर के तीनों मर्द तो पहले ही दुकान पर रहते हैं। दूसरी ओर नंदिता और आंचल सबके लिए खाना बनाती है। सब आएंगे तो क्या खाएंगे? खाना बना हुआ होगा तो हम लोग झट से रात में परोस देंगे। हाँ भाभी, वरना आकर तो मुझसे कुछ नहीं होगा। चल, खाना तो बन गया, झट से तैयार हो जा, चलते हैं। नंदिता और आंचल शाम को दुकान पर जाती हैं। जब ओपनिंग हो चुकी थी, रात को 8 बजे नंदिता, आंचल, सुषमा दोनों बच्चों के साथ घर आते हैं। हाँ दादी, मैं तो अपने फ्रेंड्स सबको पब्लिसिटी करूंगी अपनी शॉप की। बहुत टेस्टी पिज्जा बर्गर है। चलो बच्चों, कुछ खा लो। नहीं मम्मा, मेरा तो पेट भरा है, मैं चला सोने। मेरा भी पेट भरा है। बहू, मुझे तो तू मेरी निमकी और चूड़े बनाकर दे दे। ठीक है मम्मी जी। बच्चे सोने चले जाते हैं और सुषमा रोज की तरह अपने टीवी में लग जाती है। दीदी, आज तो इन लोगों को देर होगी, जगना होगा हमें। हाँ, जगना तो होगा ही। आज वैसे भी पहला दिन है तो 12 तो बजेंगी। और रोज मुझे लगता है कम से कम दोनों भाई 10 बजे से तो पहले नहीं आ पाएंगे। मतलब रोज हमें इसी तरह जगना होगा? अब क्या कर सकते, कोई उपाय नहीं है। मर्द के साथ औरत को भी जगना पड़ता है कमाने के लिए, लेकिन औरत तो कभी नजर नहीं आती। नंदिता और आंचल हॉल में बैठी बैठी सो जाती है। फिर 1 बजे ओम, उज्जवल और अमन घर आते हैं। उनके आने की आहट से आंचल और नंदिता उठ जाती हैं। आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, फिर मैं खाना लगाती हूँ। और भी रुक जाओ बहू, 1 घंटे बाद खाएंगे, थोड़ा आराम कर लेते हैं। हाँ अभी रुको भाभी, बहुत थक गए। आज तो भीड़ भी बहुत थी, बहुत अच्छा लगा। ठीक है तब। आंचल और नंदिता रसोई में जाती है। आंचल कहती है, भाभी ये तो अच्छा खासा रातू जुगा हो गया। अब ये लोग खाना खाएंगे कब, फिर हम सोएंगे कब? मैंने तो सब्जी गरम चढ़ा दी थी, फिर से गरम करनी पड़ेगी। और अब क्या ही कर सकते हैं, कल दोपहर का काम करके सो लेंगे, कोई उपाय नहीं है। सबकी आवाज सुनकर गोलू और नानू उठ जाते हैं और सुषमा के पास आकर बैठ जाते हैं। 1 घंटे के बाद आंचल फिर से खाना गरम करती है और सबको परोसती है। मैं भी खाऊंगी, मुझे भी भूख लग रही है। आजा बेटा। मुझे भी खाना है, बहुत तेज भूख लग रही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मम्मा। तुझे किसने मना किया है, तू भी आजा। नंदिता धीरे से आंचल से कहती है, आंचल लग रहा है क्या तुझे कि ये रात के 2 बज रहे हैं, जिस तरह से ये सब एक साथ बैठे हैं? ऐसा तो भाभी बस शादियों में देखने को मिलता है, लेकिन आज हमारे घर में दिख रहा है। मुझे तो इतनी तेज नींद आ रही है कि पूछो मत, लगता है बेहोशी हो जाऊंगी मैं। तू जा, जाकर सो जा, मैं ये सब सलटा लूंगी। आंचल नानू से कहती है, बेटा चल कमरे में। नहीं, मुझे नहीं सोना मम्मी, मैं भैया और दादी के साथ यहाँ रहूंगी। अकेले आंचल को भी सोने में खराब लग रहा होता है और सबके खाने के बाद रसोई का काम सलटाने में वो नंदिता की मदद करने चली जाती है। अरे तू क्यों आ गई, जा जाकर सो जा। नहीं भाभी, आप काम करोगी और मैं जाकर सो जाऊं, अच्छा नहीं लगता। सब यहीं बैठे बातें कर रहे हैं, नानू भी सोने नहीं जा रही है, तो अकेले इस तरह कमरे में जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अरे पागल, तू भी ना बहुत सोचती है। मैं हूं ना, कर लूंगी काम। नहीं रहने दो, कल दोपहर में सो जाऊंगी। रात के 3 बजे सब सोने चले जाते हैं। आंचल मन में कहती है, अब क्या ही सोऊंगी, अब 1 घंटे में तो भोर ही हो जाएगी, फिर 6 बजे उठकर बच्चों का टिफिन बनाना होगा। आज तो पूरा मरण हो गया। सब सो जाते हैं। सुबह 6 बजे उठकर नंदिता रसोई में बच्चों का टिफिन बनाने में लग जाती है और आंचल को उठने में देर हो जाती है। नंदिता बच्चों का टिफिन देकर उन्हें भेज देती है, तब आंचल उठकर आती है। अरे भाभी, वो ना मेरी आंख ही नहीं खुली। अरे पापा, कोई बात नहीं, मैंने तुझे कभी देवरानी समझा है क्या? तू हमेशा मेरे लिए मेरी बहन की तरह है। हाँ भाभी, तभी तो मैं इतना सब मैनेज कर पाती हूँ। चल तू जा, फ्रेश हो जा, तब तक मैं बाकी काम कर लेती हूँ। नंदिता और आंचल को छोड़कर घर के बाकी लोग सोए रहते हैं। नंदिता नाश्ता बना लेती है और आंचल से कहती है, देख मैंने नाश्ता बना दिया है, जब सब उठ जाएंगे ना तो तुम उन्हें नाश्ता परोस देना। मैं आयरन करने जा रही हूँ, तुम तब तक दोपहर का खाना चढ़ा दो। दोनों भाइयों को टिफिन भी देना होगा ना आज।
ठीक है भाभी। घर के सभी लोग 10 बजे उठते हैं और आंचल सबको खाना परोसती है। आज भी हमें आने में देर हो जाएगी, दोपहर का खाना मत बनाना हमारा। क्यों, ऐसे कैसे नहीं खाएंगे? इस तरह तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। अरे कुछ नहीं होगा, हम लोग बाहर खा लेंगे। भैया मैं टिफिन पैक कर दूंगी। अरे इतनी जल्दी खाना कैसे बनेगा, रहने दो ना, झमेला मत करो। इतने में ही नंदिता वहां आ जाती है। अरे कोई झमेला नहीं है, खाना बना हुआ है, बस पैक करना है। बाहर का कुछ नहीं खाना, टिफिन लेकर जाइए। क्या बात है, तुम दोनों तो गजब हो, सुबह पहले इतना सब कुछ बना दिया। मानना पड़ेगा आप दोनों को। ठीक है, पैक कर दो टिफिन, आने में कम से कम हमें 10 तो बजेंगे। इसीलिए तो दोपहर का खाना अभी बना दिया। आंचल टिफिन पैक करके अमन को देती है। नाश्ता करके ओम, उज्जवल और अमन घर से दुकान के लिए निकल जाते हैं। इधर सुषमा कहती है, बहू मैं सोने जा रही हूँ, नींद ही पूरी नहीं हुई मेरी। सुषमा सोने चली जाती है। आंचल कहती है, भाभी मम्मी जी तो सोने चली गई, हम कैसे सो जाएं? अब तो सब काम हो ही गया है, चल ना हम भी सो जाते हैं। बच्चे 3 बजे तक आएंगे, तभी कुछ करना होगा। हाँ भाभी, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, फिर रात में भी जगना होगा ना। दुकान इन लोगों ने खोली है और खटाली हमारी है। नंदिता और आंचल बाकी सब काम करके सोने चली जाती हैं। 12 बजे तो दोनों बहुएं सोती हैं और 2 बजे ओम घर आता है और बेल पर बेल बजाने लगता है। नंदिता और आंचल इतनी थकी हुई थी कि उन्हें बेल सुनाई नहीं देती। सुषमा उठकर दरवाजा खोलती है। अरे थोड़ा रुक भी जाओ, आ रही थी ना मैं। सब कोई कहाँ, तब से खड़ा हूँ, कोई सुन नहीं रहा। बहुएं सो रही हैं और मैं बैठे बैठे अकेले क्या करती, तो मैं भी सो गई। ठीक है, उन्हें उठा दो, मुझे भूख लग रही है, खाकर फिर मैं दुकान जाऊंगा। सुषमा आवाज देती है। दोनों बहुएं उठकर आ जाती है। अपने ससुर जी को खाना डाल दो। मम्मी जी आप थोड़ा धीरे भी बोलती तो मैं सुन लेती, इतनी तेज आवाज मेरे माथे में लगती है। अरे बैल की आवाज तो तुम दोनों को सुनाई नहीं दी हैं? आवाज सुनाई देती तो उठती नहीं तुम दोनों। मम्मी जी आप ना फोन में रिंग कर देना आपसे, ठीक है? हाँ ये ठीक है, ला मुझे भी खाना दे दे, फिर तुम दोनों आराम से सोते रहना। आंचल और नंदिता रसोई में जाकर खाना गर्म करते हैं। आंचल कहती है, जितना सोया नहीं उतना सिर दर्द हो गया, अब सोएगी क्या? अब तो बच्चों के आने का टाइम हो गया। वही ना, मम्मी जी का क्या है, वो तो जो मन में आए बोल देती हैं। हमें पता है ना हमें कितना काम है। छोड़ ये सब, खाना लगाते हैं। नंदिता और आंचल खाना लगाती हैं। थोड़ी देर में फिर दोनों बच्चे आते हैं। नंदिता और आंचल उनमें लग जाती हैं। गोलू नानो आज जल्दी आ गए बच्चा। हाँ दादी, आज ट्रैफिक नहीं था तो बस जल्दी पहुंच गई। दादी लूडो खेलोगी? हाँ खेलूंगी, पहले तुम दोनों खाना खा लो, हाँ फिर मेरे कमरे में आ जाओ। ठीक है दादी। सुषमा खाने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। गोलू नंदिता से कहता है, मम्मी मुझे दाल चावल नहीं खाना है, मुझे चाउमीन खाने का बहुत मन है। आज मेरा एक फ्रेंड चाउमीन लेकर आया था टिफिन में। अच्छा तू रात में बना दूंगी। हाँ ना, मुझे अब भी खाना है। मुझे भी खाना है चाउमीन, मैं भी नहीं खाऊंगी दाल चावल। ठीक है, तुम दोनों बैठो, हम बना कर लाते हैं। नंदिता चाउमीन उबालने चढ़ाती है और आंचल सब्जी काटती है। फिर नंदिता चाउमीन फ्राई करके बच्चों को देती है। बच्चे चाउमीन लेकर सुषमा के कमरे में चले जाते हैं और तीनों लूडो खेलते हुए साथ में चाउमीन खाते हैं। मजा ही आ गया आज बच्चों। दादी रात को खाने को क्या मन है आपका? मुझे तो पास्ता खाने का मन हो रहा है भाई। ठीक है, मैं मम्मी से बोलकर पास्ता बनवा लूंगी। नंदिता और आंचल दोपहर का बचा हुआ खाना उठाकर फ्रिज में रखती हैं और रात के खाने की तैयारी में लग जाती हैं। दाल चावल तो पड़े हैं, हम वही खा लेंगे रात में, नहीं तो फिर उसे उठाकर रखो, फ्रिज ऐसे ही भरा पड़ा है। ठीक है भाभी, लेकिन हम दोनों कितना ही चावल खाएंगे, कल से थोड़ा कम बना लेंगे। हाँ ऐसा ही करना होगा। नंदिता और आंचल रात का खाना चढ़ाती है। इतने में ही सुषमा चाय मांगती है। हाँ अभी देती हूँ मम्मी जी। नंदिता चाय देती है सुषमा को और फिर सुषमा दोनों पोते पोती के साथ सो जाती है। इधर रात को 11 बजे उज्जवल, अमन और ओम घर आते हैं। नंदिता और आंचल की आंखें नींद में घुली रहती है। खाना लगा दूं क्या? बहू रोज अब एक ही बात कहे क्या, थोड़ा आराम करेंगे फिर जाकर खाएंगे, अभी 11 तो बजे हैं। तब तक तुम लोग अपनी मम्मी और बच्चों को खाना खिला दो। अरे वो लोग तो सो रहे हैं। इतने में ही सुषमा, नानू और गोलू उठकर आ जाते हैं।
मम्मी मुझे पास्ता खाना है। नहीं, दोपहर में ही तुमने खाया था ना चाउमीन, अब रोटी सब्जी खाओ। नहीं, मुझे नहीं खाना। देखो, रोज नाटक मत करो नानू। अरे क्यों डांट रही हो, आज बना दो फिर मत बनाना। आंचल रसोई में पास्ता बनाने जाती है। जिंदगी झंड करती है, ऐसे कर रहे जैसे अभी दिन के 11 बजे हैं। पूरी रात जगेंगे, इन्हें क्या काम है, काम तो हमारा बढ़ता है। अरे गुस्सा क्यों होती हो, काम तो हमें करना ही पड़ेगा, फिर चाहे रो के करे या हंस के। आंचल पास्ता बनाकर नानू, गोलू और सुषमा को देती है। फिर नंदिता खाना गरम करके 12 बजे सभी मर्दों को खाना परोसती है। खाना खाने के बाद वो लोग आराम से गपशप करने बैठ जाते हैं और इसी तरह रात के 2 बज जाते हैं। उज्जवल कहता है, नंदिता, एक कप चाय मिलेगी क्या? हाँ, अभी बनाती हूँ। नंदिता चाय बनाकर देती है, फिर जाकर सोती है। इधर सुषमा और दोनों बच्चे आराम से टीवी देखने लगते हैं। अब रोज इसी तरह चलता है। देर रात को घर आकर 2-2 बजे तक सब जगे रहते और दिन में सो जाते। लेकिन आंचल और नंदिता को दिन में भी नींद नसीब नहीं होती। एक हफ्ते बाद आंचल से बर्दाश्त नहीं होता और रविवार वाले दिन आंचल अमन से कहती है, अमन, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। जब देखो मुझे नींद ही आती रहती है, न दिन में सो पाती हूँ न रात को। अब तो लग रहा है कि नींद से बेहोश हो जाऊंगी। चलो तुम अभी सो जाओ, मुझे कुछ लेना होगा तो मैं खुद ले लूंगा। तुम दुकान से 10 बजे तक आकर खाना खा लो ना, ताकि मैं 11 बजे तक सो जाऊं और मेरी नींद पूरी हो जाए। ठीक है, कल से ऐसा ही होगा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना झेलना पड़ रहा है। अगले दिन अमन उज्जवल को रात के 10 बजे ही दुकान से घर ले आता है और आते ही अमन आंचल से कहता है, आंचल तुम मुझे खाना दे दो। अरे क्या इतनी जल्दी खा रहा है, आराम से खाना। नहीं भैया, मेरा शेड्यूल खराब हो रहा है। ये रात है और हमने इसे दिन बना दिया था। मैं खाकर सोने जाऊंगा। आंचल की नींद मेरे कारण पूरी नहीं हो रही है। ठीक है भैया। अमन खाना खाकर आंचल और नानू को अपने कमरे में ले जाता है। लेकिन उज्जवल और ओम वैसे ही रोज की तरह बातों में लगे रहते हैं और आराम से फिर खाना खाते हैं। नंदिता जगी रहती है और रोज की तरह आज भी वो रात के 2 बजे सोती है। अगले दिन अमन जल्दी घर आकर सो जाता है और आंचल भी आराम से 11 बजे ही सो जाती है। लेकिन नंदिता जगी रहती है 2 बजे तक, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। इसी तरह अगले दिन फिर वही होता है और आज जैसे ही अमन खाने को बैठता है, उज्जवल कहता है, नंदिता, मुझे और पापा को खाना दे दो, फिर तुम भी खाकर सो जाओ। तुम्हें हमारे कारण जगे रहना पड़ता है ना। अब क्या कोई नहीं बोले तो दिखाई नहीं देता क्या खुद से? ठीक है, दे देती हूँ। आज ना मुझे चक्कर आ रहा है। अरे तो मैं खुद डालूंगा, जाओ तुम सो जाओ। उज्जवल खुद खाना परोसने लगता है। तब आंचल कहती है, भैया मैं हूं ना, परोस दूंगी मैं। बेचारी भाभी 15 दिन से आधा नींद सोती है। आंचल सबको खाना खिलाकर बचा हुआ खाना फ्रिज में रख देती है। फिर सब सो जाते हैं सिवाय सुषमा के। अब रोज तीनों मर्द 10 बजे ही दुकान से आ जाते और 11 बजे तक सो जाते। भाभी अब तो सब टाइम पर सो जाते हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी। लेकिन मम्मी जी नहीं सोती, पता नहीं है उनका क्या है। अरे रहने दो ना, खुद ब खुद लाइन पर आ जाएंगी वो। अब सुषमा को रात में सबकी आदत हो जाती है और अब सबके सो जाने के बाद उसका मन नहीं लगता। 3-4 दिन तो सुषमा जगी रहती है, लेकिन फिर उसका मन नहीं लगता। कोई है ही नहीं, अब किससे बात करूं, मन ही नहीं लग रहा। क्या करूं, नानू और गोलू भी अपनी अपनी माओ के साथ सो रहे हैं। चलो अब मैं भी सो ही जाती हूँ, आज तो टीवी देखने का मन भी नहीं कर रहा। और सुषमा रात को 12 बजे ही सो जाती है। अब नंदिता और आंचल का रात बर्तन धोने आते नहीं। रसोई से आ रही बर्तन पटकने की आवाज को सुनकर मंजुला गुस्से में तिल मिलाते हुए रसोई में पहुंच जाती है। देख गीता, काम करना है तो ढंग से कर, ये बर्तनों को पटक पटक कर कैसे दिखा रही है? अरे आंटी जी, मैं कहाँ बर्तन पटक रही हूँ, मैं तो आराम से अपना काम कर रही हूँ। रसोई में आप ही बिना बात यहाँ झांकने के लिए चली आई। मैं क्या पागल हूँ जो यहाँ खड़े होकर बड़बड़ा रही हूँ? तू बर्तन किचन में मांझ रही है और बर्तन को पटकने की आवाज मुझे हॉल तक सुनाई दे रही है। तुझे पता भी है कितने महंगे आते हैं बर्तन? पटक पटक कर सब टेढ़े मेढ़े कर देगी और उसके बाद नुकसान मुझे भरना पड़ेगा। ते कान खोलकर सुन ले, एक भी बर्तन टूटा या टेढ़ा मेढ़ा हुआ ना तो उसका पैसा तेरी तनख्वाह से काट लूंगी। देखो ऐसा है ना, इतनी चिक चिक में किसी की बर्दाश्त नहीं करती। मैं काम करती हूँ अपने तरीके से, ऐसा आर्डर चलाने की जरूरत नहीं मेरे ऊपर। काम कराना है तो बोलो, नहीं तो मेरे पास काम की कोई कमी नहीं है। आई बड़ी मुझे बात पढ़ाने वाली। काम वाली की बात सुनकर अब तो मंजुला के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। बहुत देख ले, तेरे सर चढ़ाई हुई है ये, तभी इसके हाथ भर की जुबान चल रही है। अब यही इज्जत रह गई है हमारे इस घर में कि नौकरानी भी हमें बातें सुनाकर चली जाएगी।
मैं तो कहती हूँ अभी के अभी हिसाब करके इसके पैसे इसके मुंह पर मार और चलता कर इसको यहाँ से। क्या हो गया है माँ जी, क्यों सुबह सुबह शोर मचा रही हैं आप? ऐसा भी क्या हो गया जो आप इतना भड़क रही हैं? अरे मैम साहब, आंटी जी से क्या पूछती है, मैं बताती हूँ ना। आपको पता है आपकी सास की आदत कितनी खराब है। अरे रोज रोज काम के लिए चिक चिक करती है। आप बताओ, मैं आराम से किचन में बर्तन धो रही हूँ तो इधर आकर मेरे से झगड़ा करने लगी। बोलती है मैं बर्तन पटक पटक के धो रही हूँ। मैं कोई पागल है क्या जो बर्तन पटक कर धोएगी? माँ जी, आप क्यों काम वालियों के मुंह लगती हैं? आप चलकर अंदर बैठिए ना, उसको उसका काम करने दीजिए। अच्छा, तो तुझे अपनी सास की बात पर नहीं, इस 2 टके की काम वाली की बात पर ज्यादा भरोसा है। अरे 1 नंबर की बदतमीज और मुंह फटे तेरी ये गीता, और तेरे जैसे काम चोर इसकी धौंस सुनती होगी। मैं तो 1 मिनट भी इसे अपने घर में नहीं टिकने दूंगी। ये ले तेरे पैसे, पैसे उठा और दफा हो जा। मंजुला की बात सुनकर कामवाली गीता अपने पैसे उठाकर गुस्से में बड़बड़ाती हुई वहां से चली जाती है। मेम साहब, बहुत महंगा पड़ेगा आपको ये। अब आप काम वाली के लिए तरसती रह जाओगी, लेकिन कोई काम वाली आपके घर पर काम नहीं करेगी। अगर पूरे एरिया में कोई भी काम वाली गलती से आपके घर काम करने आ गई ना, तो मैं भी अपना नाम बदल लेगी। माँ जी, ये क्या कर दिया आपने? अच्छी खासी काम वाली लगी थी घर में, समय से आती थी, काम करके चली जाती थी। आपने झगड़ा करके भगा दिया उसको। अब देख लिया ना, धमकी देकर गई है वो, किसी काम वाली को हमारे घर टिकने नहीं देगी। अब आप ही बताइए कैसे होगा घर का सारा काम? कौन धुलेगा इतने बर्तन? तू धोएगी और कौन धोएगा? इस घर की जिम्मेदारी अब तेरे ऊपर है। खाना पीना, झाड़ू पोछा लगाना सब तेरा काम है। काम वाली आए या भाड़ में जाए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। सब समझ रही हूं मैं। आपने जबरदस्ती झगड़ा मोल लिया उस गीता के साथ। आप चाहती नहीं थी कि इस घर में कोई काम वाली काम करे। मैं पूरा दिन घर में रगड़ रगड़ कर पोछा लगाऊं, मजदूरी करूं, आपके दिल को तो तभी सुकून मिलेगा ना। सीने पर सांप जो लौट रहे होंगे ये देखकर कि मैं अपने कमरे में आराम से बैठी हूं और घर में नौकरानी काम कर रही है। देख बहू, अगर ऐसी बात होती ना तो मैं काम वाली को इस घर में पैर भी ना रखने देती। अरे सारी जिंदगी इस घर का सारा काम अपने हाथों से किया है मैंने, लेकिन फिर भी तेरी शादी के बाद मैंने सोचा बच्ची है, इतना बड़ा घर अकेले कैसे संभाल पाएगी। तेरी सहूलियत के लिए घर में नौकरानी ले आई और तू मुझे ही उल्टा दोष दे रही है। अरे बर्तन धोने आते भी है क्या उस गीता को? मैं उसे इस घर में काम करने नहीं दूंगी बस। जैसा कि सास मंजुला ने चाहा था वैसा ही होता है। अगले दिन से गीता काम करने के लिए मंजुला के घर नहीं आती और इस तरह घर का सारा काम अब जाकर बहू रिया की झोले में गिर पड़ता है। अरे बहू, इतने बर्तन जमा है रसोई में और तुम अब सोकर उठ रही हो। कब बर्तन धुलेंगे, कब चाय बनेगी भाई? हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तुम नई नई आई हो क्या घर में? जानती हो जब तक बर्तन धुलकर रसोई साफ ना हो हम चाय नहीं पीते। माँ जी, आप भी भूलिए मत, मैं आपकी बहू हूँ, नौकरानी नहीं, जिसे आप सुबह 6 बजे कान पकड़कर काम में लगा देंगी। मैं अपने हिसाब से उठूंगी और अपने हिसाब से काम करूंगी। आपको हुक्म चलाने का ज्यादा शौक चढ़ा हो ना तो दूसरी काम वाली का इंतजाम कर लीजिए। आजकल की बहुओं को सास के सामने जरा सी लाज शर्म नहीं आती, जबान चलाती रहती है। एक हमारा जमाना था, गज भर का घूंघट करके गर्दन जमीन में गड़ाए खड़े रहते थे। सास चाहे दिन को रात कहते, मजाल थी जो हम सास के सामने मुंह खोल दे। और अब ये नई पीढ़ी की बहू है। ये सब आजकल के लड़कों की गलती है। बीवियों को इतना असर पर चढ़ा लेते हैं कि फिर वो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं होती। माँ जी, रोज रोज एक ही बात बोलते बोलते थकती नहीं है क्या आप? अगर चाय पीने की इच्छा है तो आप थोड़ी देर के लिए अपना ये टेप रिकॉर्डर बंद करके हॉल में जाकर बैठिए। जा रही हूं बर्तन धोने। थोड़ी देर बाद बहू रिया ने रसोई में पड़े हुए सारे बर्तन धोकर रख दिए थे। माँ जी, बर्तन धोते धोते मेरी तो कमर टेढ़ी हो गई है। आप ऐसा करिए, चाय पीने का मन था ना आपका, 2 कप चाय बना लीजिए। मैं तब तक नहा कर आती हूँ। पूरे कपड़े भीग गए मेरे तो इन बर्तनों को साफ करते करते। अब मुझसे इन कपड़ों में नहीं रहा जाएगा। सास को चाय बनाने के लिए बोलकर रिया नहाने के लिए बाथरूम की ओर चली गई। लो कर लो बात, ये महारानी तो मुझे ही चाय बनाने की नसीहत दे गई। गुस्से में बड़बड़ाते हुए मंजुला चाय का बर्तन उठाती है तो बर्तन देखकर उसका माथा ठनक जाता है। हे भगवान, ये कैसे बर्तन मांजे इसने? सारे बर्तन बिल्कुल चिकने नजर आ रहे हैं। रिया तो काम वालियों से भी गई गुजरी है। इसके हाथ के धुले बर्तन में तो मैं 1 गिलास पानी ना पीऊं। आ जाने तो इसे अभी बताती हूँ। चाय बनाने के बर्तन को एक बार फिर से धोने के बाद मंजुला ने गैस पर रख दिया था। 5 मिनट के बाद रिया कपड़े बदलकर रसोई में आती है तो सास की चढ़ी त्योरियां देखकर उसे समझ में आ जाता है कि जरूर सासू मां उसकी किसी बात से नाराज है। अब क्या हो गया माँ जी? सारे बर्तन धोकर रसोई साफ करने के बाद कपड़े बदलने गई थी मैं। अब ये मत कहिएगा कि चाय का पानी गैस पर चढ़ाने में आपको थकान हो गई।
नहीं नहीं बेटा, मुझे थकान क्यों होगी? थकान तो सिर्फ तुझे हुई होगी ना, ये काले पीले बर्तन साफ करने में। बर्तन धोना भी सीख कर नहीं आई है अपने मायके से? हाँ, ऐसे बर्तन धोए जाते हैं? सारे बर्तन में चिकनाई लगी है। ये कुकर, इसमें आलू उबाले थे, पूरे कुकर में दाग लगा हुआ है। ये लोहे की कढ़ाई, कोई कह सकता है कि इसको तूने मांझा भी है? ये दाल की पतीली सब बदरंग हो रखी है। अरे माँ जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आज के जमाने में ये लोहे, पीतल और एल्यूमिनियम के बर्तन इस्तेमाल कौन करता है? नॉन स्टिक का जमाना है। मेरी मानो तो नॉन स्टिक बर्तन खरीद लीजिए, समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। ये देखिए, ये फ्राइंग पैन नॉन स्टिक है, लगी इसमें कहीं चिकनाई? एकदम चकाचक दिखाई दे रहा है ना? कमी मेरे बर्तनों में नहीं है, तेरे बर्तन धोने के तरीके में। तुझे पता भी है कितने सालों की गृहस्थी है मेरी, एक एक करके सारे बर्तन जोड़े हैं मैंने। तेरे कहने से सबको उठाकर कूड़े में फेंक दूं और ये तेरे नॉन स्टिक के नए जमाने के बर्तन लेकर आऊं? देख, पहले ही बता रही हूँ, मुझे नॉन स्टिक फॉनस्टिक बर्तन बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए माँ जी, रसोई में एक ही तरह के बर्तन रखे जाते हैं, आपने 5 तरह के बर्तन रख रखे हैं। अब बर्तन मांजते समय इंसान बस इसी में दिमाग लगाता रहे, कौन सा बर्तन कौन से ट्रिक से साफ होगा। मुझसे इतने तामझाम नहीं होने वाले। या तो मुझे मेरी पसंद के बर्तन दिलवा दीजिए, वरना मैं तो ऐसे ही बर्तन धोने वाली हूँ। फिर आपकी भलाई इसी में है कि आप इन बदरंगे चिपचिपे बर्तनों से काम चलाने की आदत डाल लीजिए। हद होती है भाई, काम चोरी की क्या गृहस्थी चलाओगी तुम? अरे ये तो कॉमन सेंस की बात होती है। शादी के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है एक लड़की के ऊपर। कम से कम कुछ तो अकल लगानी चाहिए थी कि तांबा, पीतल, कांसा, स्टील, लोहा, हर बर्तन को साफ करने का अलग तरीका होता है। कौन सा बर्तन कैसे साफ होगा, रसोई कैसे साफ सुथरी रहेगी, क्या सब सिखाने का ठेका सिर्फ सास का ही होता है? और ठीक है भाई, हम तो सिखाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये है आजकल के बदतमीज और मुंह फट लड़कियां सास को कुछ समझती नहीं। सिखाएंगे तो तब ना जब कोई सीखने को तैयार होगा। माँ जी देखिए, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना मेरा घर का कोई काम करने का मन ही नहीं करता। पिछले आधे घंटे से बर्तन रगड़ रही थी मैं, किसी तरह से काम खत्म करके खुशी खुशी आई थी कि आराम से चाय पीऊंगी, लेकिन आपने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। मुझे भी पानी फेरने का कोई शौक थोड़ी ना है। ढंग से बर्तन धोया कर, किसी को कहने का मौका क्यों देती है? ये देख, ये तांबे के लोटे, जग, सबकी कैसे गत हो रखी है। नींबू से साफ किया जाता है तांबे का बर्तन, और लोहे के बर्तन को जितना रगड़ कर मांजेगी उतना ही चमक जाए। ये रोटी बनाने का तवा, इसे ईंट से घिसना पड़ता है, तब जाकर जूठन साफ होती है तवे की। अरे ठीक है माँ जी, सुन लिया। अब तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई हैं। देखिए, कान खोलकर सुन लीजिए, एक बार मैंने बर्तन धो दिए सो धो दिए। अगर आपको ये लग रहा है ना कि आपके कहने पर मैं इन धुले हुए बर्तनों को एक बार फिर धोने जाऊंगी, तो गलत फहमी में आप। आज ऐसे ही काम चला लीजिए, कल से ध्यान रखूंगी। अरे तो क्या इन अधुले बर्तनों में खाना बनेगा आज? देखिए माँ जी, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही हो तो आप फिर से बर्तन लेकर बैठ जाइए और रगड़ रगड़ कर एक एक बर्तन को चमकाइए। वैसे भी आपके पास पूरा दिन काम तो कुछ होता नहीं, बर्तन धोकर टाइम पास हो जाएगा आपका। मेरे पास अभी बहुत सारे काम पड़े हैं, इसलिए मुझसे ये नहीं हो पाएगा। क्या कहा, नहीं धोएगी तो बर्तन? ठीक है, तो जब तक इन बर्तनों को अच्छे से साफ नहीं कर देती, मैं भी प्राण लेती हूँ। तेरे गंदे बर्तनों में मैं खाना खाने वाली नहीं हूँ। जब तक तू सारे बर्तनों को अच्छे से धोकर साफ नहीं करती, मैं भूख हड़ताल पर रहूंगी। माँ जी क्या है ये, बच्चों जैसे हरकतें क्यों करने लगती हैं आप? कभी तो थोड़ी समझदारी दिखाया करिए। अरे सुबह सुबह क्या महाभारत लगा रखी है दोनों सास बहू ने, क्या हो गया? बाबूजी अब आप ही समझाइए माँ जी को। कह रही है जब तक रसोई के सारे बर्तन मैं एक बार फिर से नहीं धो देती, ये खाना नहीं खाएंगी। मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर पूरा दिन माँ जी बिना खाना खाए रह जाएंगी तो इसमें मेरी गलती नहीं होगी, क्योंकि मैं पहले कह चुकी हूँ मैं किए हुए काम को दोबारा नहीं करने वाली। क्या परेशानी है भाई तुम्हें? पहले सुबह सुबह तुमने काम वाली को भगा दिया, अब हाथ धोकर बहू के पीछे लग गई हो। इस घर में सुख शांति बर्दाश्त नहीं होती क्या तुमसे? हाँ हाँ, आप भी मुझे ही दोष दीजिए। मैं जो कर रही हूँ इस घर में सबकी भलाई के लिए कर रही हूँ। सारी जिम्मेदारी आपकी बहू के ऊपर छोड़ दी ना तो बिना बर्तन धोए ऐसे ही झूठे बर्तनों में दोबारा खाना बनाकर खिला देगी। आपकी बहू ने बर्तन धोए जरूर है, लेकिन सारे बर्तन झूठे, किसी में चिकनाई लगी है तो किसी में साबुन। अरे बहू, तुम तो जानती हो ना अपनी सास की आदत, ये तो अड़ियल है। तुम ही थोड़ा झुक जाओ, और अगर तुम्हारी सास कह रही है कि बर्तन साफ नहीं धुले हैं तो एक बार और साफ कर दो बेटा, क्या बिगड़ जाएगा? ससुर जी की बात सुनकर बहू रिया जोर जोर से रोने लगती है। ये देखो,
अभी तक तो सासू माँ मुझे दबाने की कोशिश कर रही थी, अब तो ससुर जी भी आकर सासू माँ की साइड लेने लगे। मेरा इस घर में कोई है ही नहीं। रिया बेबी क्या हो गया, क्यों रो रही हो? अपने मम्मी पापा से पूछो, इन लोगों के लिए इस घर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे हमारे घर जो काम करने वाली नौकरानी गीता थी ना, उसकी भी मुझसे ज्यादा इज्जत थी घर में। माँ जी ने उसे 4 बातें सुनाई तो वो काम छोड़कर चली गई। और एक मैं हूँ जिसे माँ जी पिछले आधे घंटे से कभी काम चोर कभी कुछ कह रही है, लेकिन मैं तो घर छोड़कर नहीं जा सकती ना, मुफ्त की मजदूर जो ठहरी। माँ ये क्या तरीका होता है? अपनी बहू के साथ ऐसा बर्ताव कौन करता है? बेचारी सवेरे से काम में लगी हुई है, अब क्यों इसे काम चोर कह रही है? और पापा आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अरे बेटा सुन तो सही। अब क्या सुनो पापा, आप भी आज माँ की हाँ में हाँ मिलाने लगे। वो बेचारी अभी नई नई इस घर में आई है, हमें उसे कंफर्टेबल फील कराना चाहिए, और यहाँ सब उस पर दोष मढ़ने के चक्कर में लगे रहते हैं। बेटा ये तेरी माँ और बहू के बीच का मैटर है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, दोनों खुद निपटेंगे। मेरी माँ तो तू भी चल यहाँ से। वही तो पापा, इनका मैटर है, आपको बोलना ही नहीं चाहिए था। चलिए हम हॉल में बैठकर मैच देखते हैं। दोनों बाप बेटे मिलकर हॉल में मैच देखने लगते हैं और उधर रिया और मंजुला बर्तनों को लेकर महाभारत कर देती है। करण और उसके पापा को तो यही लगा था कि रिया और मंजुला मिलकर इस मैटर को आज ही सुलझा लेंगे, लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। जब से काम वाली गीता काम छोड़कर गई थी, बर्तन धोने के ऊपर घर में रोज ही कलेश मचा रहता था। 2 दिन बाद, अरे बहू ये क्या हाल कर दिया तुमने सारे बर्तनों का। मैं पूछती हूँ थोड़ा बहुत दिमाग है तुम्हारे अंदर, या सब बेचकर लिपस्टिक खरीद ली तुमने? माँ जी आप हमेशा इसी तरह से क्यों बातें करती हैं? कभी ठीक ढंग से भी बात कर लिया कीजिए ना। पहले एक बार ये नॉन स्टिक बर्तनों की शक्ल देख ले। गुस्से से ना मेरा खून उबला जा रहा है। क्या हालत बनाई है तूने बर्तनों की। क्यों माँ जी, आप ही तो कहती थी मैं रगड़ के बर्तन नहीं मांजती, तो आज मैंने सारे बर्तन रगड़ रगड़ कर मांजे। अब आपको उससे भी प्रॉब्लम होने लगी। अरे कुछ तो शर्म कर लिया कर नालायक। जिस बर्तन को रगड़ने की जरूरत है सिर्फ उसे ही रगड़ा जाता है। नॉन स्टिक बर्तन रगड़ रगड़ के इनकी पॉलिश खराब कर दी तूने। तुझे पता भी है कितने महंगे बर्तन थे ये। बहुत शौक चढ़ा था ना तुझे माँ जी नॉन स्टिक बर्तन ला दीजिए। अब तो तू सारी जिंदगी इन पीतल के भगोने में ही खाना बनाएगी और इन्हें ही रगड़ रगड़ कर मांजेगी। अब मैं भूल कर भी तेरे लिए नॉन स्टिक बर्तन नहीं लेकर आने वाली। अब तो ये घर में हर दूसरे दिन की बात हो गई थी। करण आप ही सोचकर बताओ, जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया यार। और तुम्हारी मम्मी आज तक लोहे की कढ़ाई और पीतल के भगोने में खाना बनवा रही है। तुम ही बताओ आज के जमाने में किसके पास इतना समय है कि इतने भारी भारी पीतल के भगोना और कांसे के बर्तनों को 1-1 घंटा रगड़ रगड़ कर साफ करे। तुम्हें पता है स्टील के बर्तन फटाफट साफ होते हैं, लेकिन तुम्हारी मम्मी के पीतल के ग्लास कटोरी साफ करने में मुझे इतना समय लगता है कि मैं बर्तन धोते धोते थक जाती हूँ। उस पर भी रोज रोज मम्मी जी मुझे ही दोषी ठहराती है कि मुझे बर्तन साफ करने नहीं आते। अरे यार ये कोई एक दिन का काम है क्या? दिन में कम से कम 4 बार बर्तन साफ करती हूँ मैं। तुम्हारी मम्मी के हिसाब से चलूंगी ना तो पूरा दिन बस बर्तन ही रगड़ती रह जाऊंगी। कुछ करो पापा, ऐसे काम नहीं चलेगा। रोज का कलेश हो गया इस घर में, बर्तन नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया। ये झगड़ा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे जब तक वो गीता काम करती थी ना, कम से कम ये सास बहू की चिक चिक से तो छुटकारा मिला हुआ था। मैं तो कहता हूँ उस गीता को ही वापस बुला लेते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा बेटा, मैं कल ही गीता से जाकर बात करता हूँ। साहब आपकी बीवी के साथ ना काम करने में बहुत मचमच है। मेरा आपके घर में काम नहीं चलेगा। एक तो बाबा आदम के जमाने के बर्तन रखे हुए आप लोग, इतना बड़ा बड़ा पतीली भगोना लोहे की कढ़ाई कौन धुलवाता है आज के टाइम में। पूरी सोसाइटी में सबके घर में स्टील और नॉनस्टिक बर्तन है। 15 मिनट में साफ करके मैं दूसरे घर पहुंच जाती है, और आपके घर मेहनत 3 गुना, ऊपर से चिक चिक बाजी अलग। मेरे को ऐसा काम नहीं चाहिए पापा। बस बहुत हो गया पापा, सारा कलेश आपके इन पुराने बर्तनों की वजह से हो रहा है। अगर मम्मी ने समय से बर्तन चेंज कर दिए होते ना तो हमारे घर में आज महाभारत ना हो रही होती। ठीक है बेटा, तेरी मम्मी को ना 2 दिन के लिए तेरी मौसी के यहाँ भेज देते हैं। इन 2 दिनों के अंदर पूरे घर के बर्तन चेंज कर देंगे हम लोग। बर्तन चेंज होंगे तो काम वाली गीता काम करने के लिए तैयार हो जाएगी, फिर सारा कलेश खत्म हो जाएगा। गीता जो अभी तक 2000 रुपया महीना लेती थी, अब उसके भी भाव बढ़ गए थे। 3000 महीने में वो वापस काम पर आने के लिए तैयार हो जाती है, और उसके साथ साथ उसे पूरे किचन के बर्तन भी बदल कर देने पड़ते हैं। लोहे, पीतल और कांसे के बर्तनों की जगह किचन में नॉन स्टिक बर्तन रखे हुए इतरा रहे थे। हर ग्लास, कटोरी, चम्मच भी स्टील के आ गए थे।
2 दिन बाद जब मंजुला अपनी बहन की यहां से लौटती है तो किचन का नक्शा देखकर अपना सर पकड़ लेती है। देखो भाग्यवान, तुम्हारे जिद के चक्कर में बहुत बड़ा चूना लगा है मुझे। पूरी रसोई के बर्तन चेंज करने पड़े और गीता की तनख्वाह भी बढ़ानी पड़ी। अब खबरदार जो तुमने अपने मुंह से एक शब्द भी निकाला। अगर इस बार गीता काम छोड़कर गई ना तो ना बहू बर्तन धोएगी ना ही कोई नौकरानी आएगी। बर्तन साफ करने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी। पति की धमकी सुनकर बेचारी मंजुला के तेवर ढीले पड़ जाते हैं और वो चुप हो जाती है और इस तरह हजारों का चूना लगने के बाद बर्तन का झगड़ा खत्म हो ही जाता है।